हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं आपका एसवाई सर फिर से इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इटूज़ इंडिया में स्वागत करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जन ऑन फिंगर टिप्स के सीरीज़ में आज एपिसोड नंबर 7 में हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन एंड डेकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअली डेकमैन कंडेंसेशन, अगर आपने क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन जान लिया तो उसी पर बेसिस है डेकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बात बता दूं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है उसी को डेकमैन साइक्लाइजेशन भी कहा जाता है या डेकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। मैंने क्लेजेन के कई सारे रिएक्शंस है, क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन है, क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो आपको कन्फ्यूजन न हो इसलिए मैंने नाम के साथ जोड़ रखा है क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब भी आप बोलेंगे कि क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब दिस रिएक्शन इज द कंडेंसेशन ऑफ एस्टर मॉलिक्यूल्स, याद रहेगा। ओके, ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, कुछ बुक्स में ये क्लेजेन कंडेंसेशन रिएक्शन नाम से भी लिखा गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें कैसे उनको हैंडल करना है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल 1 जो इजी लेवल क्वेश्चन भी होंगे, लेवल 2 थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन होंगे, लेवल 3 हमारे और टफ लेवल क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस लेक्चर को भी अटैच करेंगे और कन्वर्जन को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या। जी, इसमें होता क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं कि याद रखना एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, जिस एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उसके मोहल्ले में हम सोडियम एल्कोक्साइड भेज दें NaOR इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल सॉल्वेंट NaOR and ROH, जिसे आप लिख सकते हैं एल्कोहलिक NaOR सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो इसमें होता क्या है कि दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है बीटा कीटो एस्टर। सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH NaOH, फिर हम लास्ट में इस रिएक्शन में इम्प्योरिटी ले रहे, इस रिएक्शन में कुछ करेक्शन हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को रिपीट करने के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मीडियम में हम हल्का सा H+ मिला देते हैं ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और प्रॉब्लम हो वो H+ उसको सही कर दे। कैसे करेगा ये मैं आगे आपको सिखाता हूँ। यानी एस्टर with alpha hydrogen when treated with sodium alkoxide in the presence of alcohol we get beta keto ester। जी, एस्टर। अब यह इस रिएक्शन का मतलब, इस रिएक्शन में वो एस्टर पार्टिसिपेट करता है जिसकी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन। अब मैं रियल में एग्जांपल लेता हूँ। एक और बात बता दूं, इसमें जो एस्टर के मॉलिक्यूल्स हैं अगर इनकी संख्या n मॉलिक्यूल्स हैं, इफ दे आर इन n नंबर्स, तो यहाँ पर और सभी रिएक्शन कर जाते हैं तो यहाँ n/2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे क्योंकि दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। अगर कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं किए बाई चांस तो n/2 से भी कम बनेगा। अर्थात अगर आपने 100 मॉलिक्यूल एस्टर में रिएक्टेंट के रूप में लिया है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम 50 होगा या 50 से कम होगा। संख्या की बात करो, संख्या जो प्रोडक्ट का होगा वो मैक्सिमम 50 होगा या 50 से कम होगा। हम किसी एक एस्टर को लेके देखते हैं। कोई एस्टर लेते हैं, एस्टर जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है RCH2COOET। मैंने इधर एस्टर में जो है ये OET इथाइल का एस्टर ले लिया। अब हमने इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो एस्टर का जो एल्कोक्सी पार्ट होता है ना, यही वाला बेस हम यहाँ पर लेते हैं। इसके पीछे रीजन भी मैं बता दूंगा कि अगर यहाँ पर OET है तो यहाँ पर बेस लेते हैं हम OET, और यदि यहाँ पर मिथाइल मिथॉक्सी ग्रुप है तो यहाँ पर बेस हम लेते हैं
मिथाइल मिथॉक्सी ग्रुप लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट। इसमें होगा क्या कि एस्टर के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे एक ये एस्टर का मॉलिक्यूल है और दूसरा ये एस्टर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये यहां से OET और यहां से ये H बाहर निकल जाता, एक एस्टर का इथॉक्सी एक एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाता, ये बाहर निकल गए और इनके कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनको हटा दो और इनको आपस में जोड़ दो, ये बनता है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा ये कैसे बना। अब अगर इसकी संख्या n मॉलिक्यूल से प्लस बाहर और क्या निकलेगा इसके साथ माइनस ETOH बाहर, ETOH बाहर निकलेगा, इथेनॉल जी। एक एस्टर का आधा पार्ट ये है, एक एस्टर का कार्बोनाइल कार्बन, दूसरे एस्टर का अल्फा कार्बन आपस में जुड़ गया है। ये इस कंपाउंड में देखिए ये एस्टर का अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन पर कीटोन है, तो इसे कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसकी संख्या अगर n है तो इसकी संख्या होगी n/2 या लेस देन n/2। सभी रिएक्शन अगर कर लेंगे तो n/2, नहीं तो n/2। अब ये बनता कैसे, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। What is the mechanism of this reaction? इसकी मैकेनिज्म की हम फीलिंग करते हैं। पहले तो बता दिया एस्टर के मोहल्ले में अगर सोडियम एल्कोक्साइड आएगा तो बीटा कीटो एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन का नाम है बीटा की, इस रिएक्शन को कहते हैं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। कोई पूछे आपसे डिफाइन या आप उसको समझाना है ओरली तो आप बोल दो व्हेन एस्टर इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड वी गेट बीटा कीटो एस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसीजर और मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। चलो हमें इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके मोहल्ले में, एस्टर के मोहल्ले में, है ना। तो चलिए हम चलते हैं इस एस्टर के मोहल्ले में। एक बड़ा सा टब है, बड़ा सा बीकर है जिसमें ढेर सारे एस्टर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ओके अब याद रखिएगा इस मोहल्ले में हमने कैटलिस्ट के रूप में भेजा NaOR, NaOET। अब हम सब ये जानते हैं कि जो NaOET का OET माइनस है ये नेगेटिव चार्ज है। ETO माइनस जो होता है ये नेगेटिव चार्ज, किसी पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके दो नेचर होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है बेस। न्यूक्लियोफिलिक नेचर में ये किसी केटाइनिक कार्बन पर जुड़ करके वहां पर बॉन्ड को तोड़ करके कब्जा जमाना चाहता है और बेसिक काम में ये H+ को चुराता है, ये हमें पता है। इसका फेवरेट काम बेसिक काम है ना। तो इसके दोनों नेचर है। तो याद रखिएगा कि अगर 100 मॉलिक्यूल इसके थे और आपने 10 NaOET को मिला दिया, या यूं समझो 2 मॉलिक्यूल एस्टर के थे और एक NaOET अगर आपने यहाँ पर मिला दिया तो ये NaOET क्या करेगा, ये NaOET के दो ऑप्शन है, या तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर अगर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट के इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला बन जाएगा RCO- Na प्लस OET और प्लस OET। आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, जैसे 2 OH लगा हो या एक OH और एक OR लगा हो,
तो ये सिस्टम बहुत अनस्टेबल, या एक O माइनस एक OR लगा हो तो ये सिस्टम बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो O माइनस है ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजता है, और इस कार्बन से जुड़े हुए ये जो OR ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचने में विश्वास रखते हैं। तो ये जितना तेजी से बनता नहीं उससे अधिक तेजी से यहाँ से OET या तो ये वाला या तो ये बाहर निकल जाता है, और जब OET बाहर निकलेगा तो ये वापस उसी में रिटर्न हो जाएगा। यूँ समझो कि अगर सपोज कि ये 10 की स्पीड से बना है तो 100 की स्पीड से वापस आ जाता है, तो इसके न्यूक्लियोफिलिक काम करने से यहाँ पर कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक काम नहीं करेगा। फिर ये दूसरा काम करेगा, इसका दूसरा नेचर क्या है, ये बेसिक काम करता। बेस बन के क्या करेगा, ये याद रखिएगा, बेस को H+ पसंद है, बेस को H+ पसंद है, याद रखिएगा। तो ये कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जैसे कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, वैसे ही एस्टर के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। हालांकि उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता जितना कि एल्डिहाइड कीटोन का होता है, पर यह भी एसिडिक होता है। और ये एल्कोक्साइड ये सफिशिएंट बेस होता है जो यहाँ से H+ को चुरा लेता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये OET यहाँ से H+ चुराता है और बन जाता है RCH - COOET। ठीक है, और इसी के साथ कौन जुड़ जाता है, Na+। ये Na+ इस माइनस के साथ जुड़ा रहता है, प्लस बाहर क्या निकल जाता है, इथेनॉल। अब ये इथेनॉल से H+ लेकर के ये रिटर्न भी जा सकता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, पर याद रखिएगा ये यहां से इधर भी जा सकता, ये यहां से इधर, तो ये इक्विलिब्रियम में रहता। ठीक है, अब ये जो कार्बन आयन बना इनोलेट आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आप ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से रेजोनेंस में कन्वर्ट हो सकता है। ये रहा जी। सोडियम को मैंने मोहल्ले के बाहर ही रख रखा है कि भाई सोडियम तो जहां प्लस माइनस होता है वहीं पर पड़ा रहता है। ये इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इनॉल जैसी फीलिंग नहीं आ रही, अगर यहाँ H जुड़ जाए तो ये इनॉल बन जाएगा, तो इसको इनोलेट आयन कहते हैं। ये सबसे पहले तो मान लिया इसके 10 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे और 10 NaOET ने अटैक किया, ये 10 एनायन बना, तो 10 में से कुछ रिटर्न भी जा सकते हैं और कुछ इसी रूप में रहेंगे और वो इन दोनों में रेजोनेंस करते रहेंगे। ठीक है, वो इस दोनों में क्या करते रहेंगे, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन होता है। और जिस मॉलिक्यूल पर NaOET का अटैक नहीं होता वो जीवन अपना शांति से व्यतीत कर रहा है, ये वाला सेकेंड, जहां पर NaOET का भी आक्रमण नहीं हुआ, ये दिस वन सेकेंड मॉलिक्यूल। है ना, तपस्या कर रहा है जंगल में, शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आई जब इसके मोहल्ले में आ गया, प्रॉब्लम तो तब आई जब इसके मोहल्ले में आ गया इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन, ये दोनों में से किसी को लिख सकते हैं यहां पर। लिखना तो मुझे इसका हाइब्रिड चाहिए, पर हम हाइब्रिड लिखने के बजाय, मतलब ये दोनों रूप को रिप्रेजेंट करता है। ये इनोलेट आयन क्या करता, फिर से इस पर अटैक करेगा। और इस इनोलेट आयन के भी दो कैरेक्टर्स हैं, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। अगर इसने बेस बन के हाइड्रोजन चुराया तो फिर से एक इनोलेट आयन और एस्टर बनेगा, कोई नया चीज नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसने न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज या इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर अपना डोनेट कर दिया, या इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इसने यहाँ अटैक कर दिया, तो ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाता। नेक्स्ट यहाँ पर बन जाएगा दिस वन, ये RCH2CO- और ये बन जाएगा नेक्स्ट CHRCOOET। और यहाँ पर एक OET प्रेजेंट है, ये पुराना वाला OET। यहीं पर देख लीजिएगा, दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, यहीं पर दो दिल मिल रहे हैं। ये दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ गए।
हो गया। आगे ये थोड़ा सा मैं इसको साइज में छोटा कर लूँ ताकि आपको समझाने के लिए मुझे जगह और मिल जाए। नाउ जैसे एल्डोल रिएक्शन में होता था ना, इनोलेट आयन का एक इनोलेट आयन सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करता था, ठीक वैसे यहाँ पर भी हुआ। लेकिन जो एल्डोल का इनोलेट आयन बनता था वो ये बनता था, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, जो एल्डोल में रिएक्शन में बनता था ये इनोलेट आयन, RCO- और ये CH2CH2। इसमें कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच नहीं होता, ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पुश करता है, इसलिए थोड़ा सा स्टेबल होता है। पर ये वाला हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप ये OET अटैच, बहुत अच्छा क्या मतलब इसके कंपेयर में H और O, इसके कंपेयर में एक अच्छा लिविंग ग्रुप उपस्थित है। तो ये वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता कि सॉल्वेंट से पानी लेगा, ये क्या करता है, सॉल्वेंट के पानी को लेके एल्डोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बस अंतर इतना ही है कि इस रिएक्शन में इतना सा अंतर है, क्या ये कि ये वाटर से H+ लेने का इंतजार नहीं करता, और अगर किसी ने वाटर से H+ ले भी लिया, सपोज एल्कोहल से इसने H+ ले भी लिया और ये बना दिया, अगर ये बना भी दिया बाई चांस, तो हम जानते हैं कि एक कार्बन पे एक OH और एक OET होता होता है, तो ये सिस्टम हेमी एसिटल ग्रुप कहते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये OET बाहर निकल जाता है, यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है इथेनॉल बन के, ठीक है। और अगर इसने वाटर सॉल्वेंट से H नहीं लिया तो याद रखिएगा, यहाँ से O- के इलेक्ट्रॉन के दबाव से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ये OET यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड वी गेट दिस जी, यहाँ पर NaOET, EtO- R CH2 CO CH R COO ET। दिस वन, ये बन NaOET, ये हुआ, बन गया एस्टर का ये अल्फा कार्बन और एस्टर का ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये सबसे पहले एक एस्टर से सोडियम एल्कोक्साइड ने, NaOR ने हाइड्रोजन को चुरा के इनोलेट आयन बनाया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इनोलेट आयन ने एल्डिहाइड पर सेकेंड एस्टर मॉलिक्यूल पर अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वहां से OR का रिमूवल हुआ और फिर ये बाहर निकल गया। अच्छा क्या रिएक्शन यहीं पे शांत हो जाएगा? क्या बस यहीं पे रिएक्शन शांत हो जाना चाहिए? इस रिएक्शन को ध्यान से देखो कि यहां पर ये कार्बन का हाइड्रोजन के सिर्फ एक साइड में एस्टर ग्रुप अटैच है। आप मुझे बताइए, ध्यान से सोचिएगा कि ये RCOOET और दूसरा है RCOCH2COOET। इसमें ये हाइड्रोजन ऊपर वाला और नीचे वाले CH2 में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? जवाब दीजिए। ओके, लिख लिया आपने, दिमाग में जवाब दे दिया जी। इसका हाइड्रोजन अगर आप हटाएंगे तो सिर्फ एस्टर के साथ रेजोनेंस होगा, और इसका हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो माइनस चार्ज का इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा, तो इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। इसे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का हाइड्रोजन कहा जाता है, और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का हाइड्रोजन इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि वीक से वीक बेस भी वहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट में ये एक्टिव मिथाइलिन कार्बन क्रिएट हो गया, क्योंकि इस कार्बन के एक तरफ कीटोन है, एक तरफ एस्टर है। भाई किसी कार्बन के एक इधर एस्टर -M-R ग्रुप, -M-I ग्रुप है, और इधर भी कीटोन -M-I ग्रुप है, इधर एक साइड -M-I ग्रुप है। तो भाई ये हाइड्रोजन जितना एसिडिक है, प्रोडक्ट का हाइड्रोजन तो उससे कई गुना ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब रिएक्टेंट के कंपेयर में जो प्रोडक्ट बना उसका हाइड्रोजन तो माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और जब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा तो होगा क्या? अरे यार साथ में बेस भी बन रहा, देखो ये OET बाहर निकल रहा है और ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन भी बन रहा, तो ये बेस पुनः वापस
वापस इस हाइड्रोजन को चुरा लेता है, पुनः इस हाइड्रोजन को चुरा लेगा और चुरा लिया है इसने हाइड्रोजन, तो यहां पर बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इथेनॉल प्लस R CS2 CO C माइनस R CO। बिगड़ गया ना? ओके, इसका मतलब कि हमें यह अंदाज लगाना पड़ता है कि जब ये रिएक्शन हो जाए, हमें लगे कि ये रिएक्शन हो गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है, तो इसमें सबसे पहले हम NaOH लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं H+, एसिड लेते हैं। मतलब हम क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में पहले हम बेस डालते हैं और हमें जैसे लगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद उसमें मिला देते हैं एसिड, एसिडिफिकेशन। यानी क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अगर आपने एसिड नहीं डाला तो प्रोडक्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें सोडियम एल्कोक्साइड और NaOH की मिलाने के बाद क्या मिलाना चाहिए? H+, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा जी गलत। अब इसमें इसके आगे और पीछे कई तरफ बन जाने के चांसेस, वो हम आगे बात करेंगे। बिगड़ गया, अब इस मान लो कुछ बिगड़ भी गया हो तो हम एसिड डालेंगे तो वो वापस हमें बन जाएगा। अगर आपने इसमें एसिड मिला दिया तो ये बिगड़ा हुआ, अगर इसने H+ ले लिया, अगर आपने इसमें लास्ट में एसिड मिला दिया तो लास्ट में जो आपने एसिड मिलाया है वो जो प्रोडक्ट बिगड़ गया वहां पर H+ जुड़ जाएगा और उस प्रोडक्ट को रिपेयर कर देगा। R CS2 CO CH R COOET। और जो प्रोडक्ट जहां पर बेस अगर कुछ ज्यादा मात्रा में उपस्थित है तो ये बेस के साथ मिल जाएगा, और H+ अगर बेस के साथ मिल जाएगा तो वी गेट इथेनॉल। मतलब हम क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में पहले NaOH और OET लेते हैं, उसके बाद आखिरी में रिएक्शन में गड़बड़ी ना हो, प्रोडक्ट खराब ना हो और बेस वापस प्रॉब्लम क्रिएट न करे, तो बेस को शांत करने के लिए और प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए हम H+ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिडिफिकेशन, है ना। एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये है आपका व्हेन एस्टर। इस रिएक्शन में अब हम याद क्या रखेंगे, इस रिएक्शन में क्या याद रखना हमें, मैं आपको बताऊं कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात किया जाए तो की पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें ध्यान से देखिएगा। की पॉइंट में पहला की पॉइंट, की पॉइंट में पहला फर्स्ट, उधर लिखूं आगे, एक लिख दूं यहां पे, बाय दिस रिएक्शन by this reaction, reaction मतलब रिएक्शन, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म, इस रिएक्शन में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म बनता है, जिसमें शामिल क्या होता है, एक एस्टर का अल्फा और दूसरे एस्टर का कार्बोनाइल कार्बन, है ना। तो बाय दिस रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म between alpha carbon of one ester and carbonyl carbon of another ester.
अल्फा कार्बन ऑफ वन एस्टर एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर एस्टर। एक का अल्फा और एक का कार्बोनिल कार्बन, दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनाते हैं। एंड बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर क्या है, एस्टर, वी कैन कन्वर्ट एस्टर टू बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड के अलावा कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बाय दिस मेथड ester can be converted to ester can be converted to various organic compound। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी, ये तो याद रख लिया आपने कि व्हेन एस्टर विथ अल्फा हाइड्रोजन को ट्रीट करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड और ROH के साथ, फिर हम उसमें या एल्कोहलिक NaOH लिखा हो और बाद में एसिडिफिकेशन लिखा हो तो बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। ओके, इस रिएक्शन के लिए ये की पॉइंट है। इस रिएक्शन में जो हम बेस लेते हैं, हम बेस का OR एल्कोक्सी पार्ट वही रखते हैं जो एस्टर का एल्कोक्सी पार्ट होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि एल्कोक्सी पार्ट ऑफ बेस एंड एस्टर शुड बी सेम। Alkoxy part of base and ester should be same। ऐसा काहे भैया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर इसका मूड बदले, रीजन, इसके मूड में परिवर्तन हो, बोले ना हमें तो बेसिक काम नहीं करना भाई, हमें तो बेसिक काम नहीं करना भैया, हमें तो न्यूक्लियोफिलिक काम करना है, और वो आपने यहाँ पर आपने NaOH लिया और सपोज आपने यहाँ पर NaOMe ले लिया और इसने इस NaOMe ने यहाँ अगर अटैक कर दिया, आपने ये एल्कोक्सी बदल दिया, तो यहाँ पर थोड़े से कंपाउंड ये बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से OET अगर बाहर निकला तो OET के बाहर निकलने से हमें वही चीज प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, OET अगर बाहर निकला, सॉरी OMe अगर बाहर निकला, यहां से इस कार्बन पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप है, ये दोनों लिविंग ग्रुप है, ये OMe बाहर निकला तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये अगेन वही चीज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से OET बाहर निकला देन वी गेट, अगर ये OET बाहर निकले माइनस OMe आया था, OMe बाहर निकल गया, यहाँ से माइनस ETO माइनस बाहर निकला तो वी गेट अनदर एस्टर। अब इसमें 2 तरह के एस्टर्स बन गए। अब इस एस्टर से भी प्रोडक्ट बनेगा, इस एस्टर का प्रोडक्ट होगा RCH2CO CH RCO OET, ये भी बनेगा प्रोडक्ट, और इस एस्टर में रिएक्शन होगा तो इससे बनेगा भी प्रोडक्ट, है ना, RCH2CO, देखो CH RCOOMe। अब देखो ये बन गया मिथाइल एस्टर, ये इथाइल एस्टर, 2 एस्टर अलग बन गए, प्लस इसके अलावा ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। खैर, तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसमें इम्प्योरिटी लेवल जो है वो बढ़े ना, इसीलिए हम इस सावधानी के लिए जब भी अपने लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो ये एक्चुअली हम उसी रिएक्शन को पढ़ते हैं जो लैब में एक्चुअली होता है, जिसका यूज़ सोसाइटी में होता है, जिसका यूज़ मेडिसिन बनाने के, वैक्सीन बनाने के, जिसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स बनाने में काम आता है, ये हम उन्हीं रिएक्शन को अंजाम देते हैं। भाई जिस रिएक्शन को करने से हम मन चाहे प्रोडक्ट के साथ अनचाहा प्रोडक्ट बने, वो रिएक्शन क्यों करेंगे? जब हम चाहते कुछ और है और मिले कुछ और, तो हम वो क्यों करेंगे?
ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन में सावधानी के रूप में हम हमेशा एल्कोक्सी पार्ट जो होता है एस्टर का, उसमें हम एल्कोक्सी पार्ट वही रखते हैं। इसलिए इसमें जब भी हम कभी एस्टर का रिएक्शन हो और यहाँ पर लिखा हो OR-, तो यहाँ पर भी होगा NaOR-। एल्कोक्सी पार्ट ऑफ बेस एंड एस्टर शुड बी सेम। ओके, छोटा मैकेनिज्म, छोटा मैकेनिज्म। क्या बार बार इसी बड़े मैकेनिज्म को आप करेंगे? समय नहीं होगा तो छोटा मैकेनिज्म करेंगे। अलग अलग वेराइटी, अलग अलग तरीके के बच्चे कुछ मैकेनिज्म बहुत फास्ट कर लेते हैं, कुछ थोड़ा स्लो करते हैं, पर सेलेक्ट सबको होना, ठीक है। और मेरी बात याद रखना, आपने सुना होगा ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रैंकर ही टॉप लेवल की पोजीशन पे जाता है। आईटी का जो फर्स्ट रैंकर हो या एनआईटी या ट्रिपल आईटी का जो फर्स्ट रैंकर है, लाइफ में वही सक्सेस होगा या वही सबसे बेहतरीन काम करने वाला है। कभी कभी लास्ट जो फर्स्ट रैंकर नहीं होता है, जो पीछे के रैंक वाले बच्चे होते हैं वो भी बेहतरीन करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जिसके वो आईटीएंस नहीं है फिर भी आप देख लिए टॉप लेवल पर, उनके नीचे कई सारे AIR-1 काम करते होंगे, कई सारे टॉप लेवल के लोग काम करते होंगे कई जगहों के। आप देखो गूगल के सीईओ आईटी खड़गपुर से, वो टॉपर नहीं थे शायद, लेकिन दिमाग से मेहनत से वो टॉपर थे, इसलिए आज़ाद। ये ज़रूरी नहीं कि आप आज मेहनत कर रहे हो, अब आपके शिफ्ट में जो पेपर मिले आपका मतलब फेवरेट क्वेश्चन ही उसमें आ जाए, ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है, यदि आप मेहनत करना जानते हैं, यदि आप लगातार मेहनत करना जानते हैं, तो जीवन में आप स्टेप बाय स्टेप सफल होते रहेंगे। याद रखिएगा, जो लगातार मेहनत करता है भले ही उसकी रैंक पीछे आती है, पर अगर उसको लगातार मेहनत करने की आदत है तो आज नहीं कल वो लाइफ के रेस में आगे होगा। और अल्टीमेटली लाइफ की रेस ही है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, एनआईटी जा रहे हो, आईटी जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज जो बच्चे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपनी लाइफ में फ्यूचर में अच्छी इनकम हो, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी लाइफ आपकी चले, इसकी वजह से होता। और ये मत सोचना कि अगर आपकी रैंक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी, किसी और से कंपेयर मत करो। आप अपने आप में यूनिक हो, आप अपनी फैमिली के हीरे हो, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर हम 6 घंटे पढ़ पाते हैं, क्या हम 8 घंटे पढ़ सकते हैं? ये मत देखो कि पड़ोसी 10 घंटे पढ़ता है तो हमें भी 10 घंटे, ये मत देखो कि पड़ोसी 16 घंटे पढ़ता है तो हमें भी 16 घंटे पढ़ना चाहिए ना। आप कितनी इफेक्टिवली काम कर सकते, कितनी मेहनत से काम कर सकते हैं, उतनी मेहनत से काम करो। जितनी आपकी ताकत हो उतनी मेहनत लगाओ। हाँ, इतनी मेहनत करो कि आपके माँ बाप भाई बहनी बोले बेटा थोड़ा आराम कर ले, डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे और आप मुझे मैसेज करेंगे पक्का। अपनी आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और मेडिकल कॉलेज जो भी जहाँ पहुँचेगा वहाँ से लोग मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताऊँ इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। एक एस्टर का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे एस्टर के अल्फा कार्बन जोड़ रहा है। फाइनली क्या हुआ, जिसका कार्बोनिल कार्बन जुड़ता है देखो वहां से OET निकलता है, और जिसका अल्फा कार्बन जुड़ता है वहां से हाइड्रोजन निकलता है। तो यहां पर न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन है। छोटा मैकेनिज्म, SYTTMP, तरीका टू मेक प्रोडक्ट, MP या CM, छोटा मैकेनिज्म है ना। remove acidic hydrogen from one ester from alpha carbon of one ester, है ना, and OR from कार्बोनिल कार्बन ऑफ another ester, है ना। ये अटैच अल्फा कार्बन विद कार्बोनिल कार्बन, ये है एक लिखा आपने। एक एस्टर के मॉलिक्यूल, ये दूसरा एस्टर के मॉलिक्यूल। दो एस्टर के मॉलिक्यूल लिख लिया। अब आपको बताया गया कि एक का निकालो हाइड्रोजन और दूसरे का निकालो OH।
निकाल दिया। अब आप जोड़ दो, लेकिन सामने क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का एल्कोक्सी पार्ट वही होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए OET एंड इथेनॉल। यहाँ से OET, ये H हटाओ, ये बन जाएगा RCH2CO, नेक्स्ट CH RCOOAT। कायदे से लिखो, इसे लिख सकते हैं RCH2COOCH, CH से जुड़ा हुआ एक R है, एक एस्टर। ओके, एक एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना, यह है छोटा मैकेनिज्म। कभी भी एक एस्टर का अल्फा कार्बन दूसरे एस्टर के कार्बोनिल कार्बन जोड़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि यहाँ से हाइड्रोजन और ये कार्बन का बॉन्ड टूटता था, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता था, कुछ निकलता नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, निकलता था हीट करने के बाद, यहाँ पहले ही निकल जा रहा है, यहाँ से OET और यहाँ से H। अच्छा, दो मॉलिक्यूल आपस में बाहर मिल रहे हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा कंडेंस हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ट्रिक याद करना, रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम alpha carbon of one ester and OR from alpha carbonyl carbon of another ester and attach alpha carbon with carbonyl carbon। या सीधा सीधा आसपास लिखो, एक के अल्फा को एक के कार्बोनिल से जोड़ो, यहाँ से कार्बोनिल से हटाओ OET और अल्फा से हटाओ हाइड्रोजन, खत्म कहानी। नेक्स्ट, अब हम एक जानकारी और बता दूं आपको। एक जानकारी, देखो जानकारी ये है बेटा कि एस्टर, कोई एस्टर है, अगर इसका रिएक्शन हम वाटर से कराएं, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, तरीका सुन लो, मैकेनिज्म नहीं, ये H+ आयन की उपस्थिति में, ये बेस की उपस्थिति में भी रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपको बता दूं कि ये यहाँ से OR बाहर निकल जाएगा और ये H बाहर निकल जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। इनके बीच का यूं समझो, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर RO- बनेगा C+। अब ये OH जो होगा ये कार्बन से जुड़ जाता है और RO H से जुड़ जाता है एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म होता है, कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, R' पर डिपेंड करता है, कई डिपेंड करते हुए इसके कई मैकेनिज्म हैं। ये आप अभी मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं इसके, बस इतना ही याद रखो, एस्टर की जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर OH के आने से ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस बन जाएगा यहाँ पर R-OH। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि अगर कभी एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करा दें H+ आयन की उपस्थिति में तो ये फिर से वही रिएक्शन होता है, यहाँ पर सेम उसी टाइप का रिएक्शन। ये RO- और H+, यहाँ से निकलेगा OH-, OH- यहाँ से H चुरा लेगा, ये RO- यहाँ जुड़ जाएगा और OH- यहाँ से H चुरा के ये वापस रिटर्न चला जाता है, ठीक है। सीधे सीधे इसे कहते हैं, इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन में एक बात याद रखना, चाहे एस्टर का R की साइज बढ़े या एसिड एल्कोहल की R की साइज बढ़े, किसी भी R के साइज बढ़ने पर ये रिएक्शन स्लो होता है, पर होता यही है ना। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन दिया जाए, अगर कभी दिया जाए एस्टर, ये R' और सामने वाटर लिखा जाए, तो आपको क्या करना है, जो एस्टर है इसको लिखना RCOOH और R' का बन जाएगा एल्कोहल। जब इसका उल्टा रिएक्शन दिया जाए, है ना, कभी लिखा हो एसिड और एल्कोहल, तो आपको R' का एस्टर बनाना जी, एसिड एल्कोहल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब इससे देखिए हम कितने कंपाउंड को बना सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटे मैकेनिज्म क्या है कि दो एस्टर जुड़ेंगे, एक का अल्फा का हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनाइल का एल्कोक्सी ग्रुप बाहर निकलेगा और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल, अल्फा और कार्बोनाइल के बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड।
ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इसे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। बार बार जब भी आप याद रखिएगा तो क्लेजन के साथ बोलिएगा कंडेंसेशन, क्लेजन के साथ एस्टर, फिर कंडेंसेशन, मतलब क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करने वाला? एस्टर। तो जैसे ही आप एस्टर देखेंगे तुरंत याद आएगा अरे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। एस्टर को देखते ही याद आएगा अरे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। उसमें क्या करना है, एक का, यही शॉर्ट नोट है आपका, ये एक के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे के कार्बोनिल कार्बन का OR निकालना, भाई दोनों को चिपकाना, जोड़ना, खत्म कहानी। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन लेवल 1, जो आसान क्वेश्चन, ये इथाइल एसीटेट, नाम इसका इथाइल एसीटेट है ना, या इथाइल इथेनोएट, कॉमन नेम इसका इथाइल एसीटेट है। नीचे लिख दो, इट्स कॉमन नेम, और IUPAC नेम है इथाइल इथेनोएट। ओके, देखो मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बस सिंपल जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वही। तो अगर कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हिंदी मीडियम के कोर्स बनाओ, वो हिंदी मीडियम के कोर्स बनने में समय है अभी, तो अभी आपके जो इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं आपके, आप इससे काम चलाइए। हिंदी मीडियम के कोर्स अवेलेबल होते ही फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बताऊँ, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज बन चुके हैं। अब आपको इसका बनाना है प्रोडक्ट। आपने देखा कि ये एस्टर है, एस्टर के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड है, एसिडिफिकेशन किया गया है, मतलब रिएक्शन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है। याद करो अपना ट्रिक, क्या लिखा था गुरुजी ने, क्या बोला था कि दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने वाले हैं, जोड़ दो। दो एस्टर के मॉलिक्यूल को कैसे जोड़ोगे, जो गुरुजी ने बताया है कि एक का कार्बोनाइल कार्बन दूसरे का, एक का कार्बोनाइल कार्बन दूसरे का अल्फा आपस में जुड़ेंगे। कार्बोनाइल कार्बन से निकलेगा OET और अल्फा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। हो गया, अब जोड़ के बताओ, यहां से स्टार्ट करो रिएक्शन, CH3CO। अब फिर इसके बाद ये CO से OET हट गया, अब इससे ये कार्बन जुड़ेगा, इस पे 3 हाइड्रोजन थे, एक बाहर भाग गया, बचा 2। फिर इसके बाद आएगा COOET। इसका कॉमन नेम है एसिटो एसिटिक एस्टर, AAE। ये एग्जाम में लिखा भी जा सकता है। इसको कहते हैं इथाइल एसिटो एसीटेट भी कहते हैं, EAA। IUPAC नाम, इट्स कॉमन नेम। ये दोनों क्या ऐसे बुलाने वाले नाम। हाँ जी, ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, चलो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया तो थोड़ा आसान लेवल लगा। क्वेश्चन में कुछ कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाएगा तो थोड़ा फील होगा यार थोड़ा कठिन लग रहा है, यार इसको देख करके कठिन लग रहा है, थोड़ा अलग टाइप का बन रहा है। अच्छा आपको मुझे बताओ, अगर कभी एस्टर में 2 कार्बन नजर आए तो यहाँ एक कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंफ्यूजन दिया ही नहीं आपको। OET के इथाइल के हाइड्रोजन को छिपा रखा है, हमने सिर्फ इसी हाइड्रोजन को दिखा रखा है, तो आपको लगा यही एसिडिक है ना। अगर मान लो दोनों हाइड्रोजन दिख रहा हो तो मैं ऐसे लिख दूं, तो बेस इस हाइड्रोजन को कभी नहीं चुराता बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है +M, और इंडक्टिव इफेक्ट से -I जरूर होता है। लेकिन ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसके पड़ोस का कार्बन हाइड्रोजन, इट्स मोर एसिडिक होता है, इट्स लेस एसिडिक, वेरी लेस एसिडिक। तो हमेशा हाइड्रोजन जो चोरी होगा वो एस्टर के कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन, इधर से हाइड्रोजन चोरी होगा और यही अल्फा कार्बन हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो चलो अप्लाई करो इसमें। अब ये एस्टर है, इसका नाम है इथाइल प्रोपेनोएट, IUPAC नेम लिखेंगे तो ये इथाइल है, यहाँ पर 1 2 3 प्रोपेन का प्रोपेनोइक एसिड का एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एस्टर का ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हमें तो पता। आप यहाँ से भी, अब आपको पता है कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, तो आप 2 एस्टर के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दो। अब एक एस्टर का कार्बोनाइल दूसरे एस्टर के अल्फा से जुड़ेगा, तो किसी एक का अल्फा मान लो, क्योंकि दोनों एस्टर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्बोनाइल कार्बन का हाइड्रोजन हमें चुराना है और इस एस्टर का अल्फा कार्बन से ये OET हमें भगाना है, तो यहाँ से हमें भगाना पड़ेगा OET और यहाँ से चुराना पड़ेगा हाइड्रोजन, और फिर ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे।
हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, बहुत इजी है। अच्छा ये H+ सिर्फ क्या है, H+ जो लास्ट में बेस बने उसको शांत करने के लिए और जो प्रोडक्ट खराब हो जाए उसको सही करने के लिए, तो ये H+ का रोल बस इतना ही है। तो इसमें स्टार्ट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब इसे लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखना चाहें, इसके एटम को दिखाना चाहें तो ये लिखेंगे आप CH3, यहां से लिखेंगे CH3, या यहां से लिखेंगे CH3, फिर ये लिखेंगे CH2, फिर ये आएगा कार्बोनाइल कार्बन, फिर आएगा ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक चोरी हो जाएगा, एक बचेगा CH, और उसी CH से जुड़ेगा ये CH3, और फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOET। ये बन गया प्रोडक्ट, बहुत इजी। ओके, तो अच्छा इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, अगर इसकी संख्या दोनों को मिला के 2 है तो ये प्रोडक्ट 1 बनेगा। अगर इसकी संख्या सब रिएक्शन करके तो इसकी संख्या 200 है तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे 100 या उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम हमने कुछ नहीं किया, ये जो CH3 था यहाँ पर हमने फिनाइल लगा दिया, बाकी आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इसमें थोड़े से और भी कुछ पिछले लेक्चर भी जोड़े गए हैं, कुछ आज मैंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताई वो भी जोड़े गए हैं। तो आप चाहें तो इस यहीं पर इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और करने के बाद फिर वापस चेक कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें इसके पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिख दें PH, और आगे आ जाएगा CH2 COOET, ये इसका मॉलिक्यूल हमने लिख दिया। अब हमने जो सीखा है कि बेस किसी एक के एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा और वो दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इनके बीच में जुड़ेगा बॉन्ड, ये बनेंगे बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से निकल जाएगा OET। ये तो आप स्टार्ट करो, ये A क्या बनेगा प्रोडक्ट, A बन जाएगा PH, मतलब ये बेंजीन, फिर उसके बाद आ जाएगा CH2, ये कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा फिर ये कार्बन CH के बाद से जुड़ा होगा एक PH, और PH से जुड़ा होगा COOET, ये बन गया A, दिस इज कंपाउंड A। अब हमें A पता चल गया ना, इसमें रिएक्शन को देख के घबराने की जरूरत नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ो। आपने इसको देखा, ये एस्टर है, सामने एल्कोक्साइड है, H+ दिया, अर्थात क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है। अब आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट से वो याद रखना पड़ेगा, यार क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में हम करते क्या थे, एक के अल्फा को दूसरे के कार्बोनाइल से जोड़ते थे, ये तो करते थे, तो एक का अल्फा दूसरे के कार्बोनाइल से हमें जोड़ना है, यहाँ पर ये बन गया। अब वाटर के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं, इफ यू आर रिएक्टिंग दिस कंपाउंड विथ वाटर H+, ठीक है, वाटर के साथ यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस इथेनॉल है ना, प्लस इथेनॉल, इथेनॉल इसमें सॉल्वेंट के रूप में भी है, इथेनॉल साइड में निकल भी रहा है, तो हमें इथेनॉल को एज काउंट यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बना आपका दिस वन, ये रिवर्सिबल मेथड द्वारा बनता है, ये आपका बना कंपाउंड बी। बी को हम क्या कहते हैं, एसिड का ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, देखो इसे कहते हैं ये अल्फा बीटा कीटो, ये अल्फा ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। यहाँ एक जानकारी और आपको पता है, मैं बता दूं, नहीं पता है तो वैसे ज़्यादातर बच्चों को ये पता होती है, पर जो बच्चों को ये जानकारी नहीं पता है वो सुन लें कि अगर कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये अल्फा, इसका ये बीटा कार्बन, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा
बीटा पर C डबल बॉन्ड O है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, या यहाँ पर CH2 ग्रुप भी है, तब भी इसको अगर हीट करते हैं कभी हम, तो ये CO2 गैस बाहर निकल जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो याद रखना इस अल्फा कार्बन से आके फाइनली जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CO, अगर यहाँ NH है तो ये बन जाएगा CH2। इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म है, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया जाता है, ये याद रखना। अगर आपने कीटो लिया तो नाम हो जाएगा बीटा कीटो एसिड, अगर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लिया तो बन जाएगा बीटा इमाइनो एसिड। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन या इमाइन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो हीट करने पर एसिड वाला CO2 बाहर निकल जाएगा, और इसके इस जितने एसिड होंगे, जितने एसिडिक ग्रुप होंगे, सभी के CO2 बाहर निकल जाएंगे, सभी CO2 बाहर निकल जाएंगे जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन हो। एक और बात याद रखना कि अगर एक कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कभी पाई जाए, जिसे आप जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे कहते हैं एक एसिड 1 पोजीशन पे, दूसरा एसिड 2, अगला एसिड 3, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी हीट करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलता है, लेकिन किसी एक एसिड का CO2 बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो बचे हुए कार्बन से जुड़ जाएगा जिससे CO2 निकल रहा है, और ये बन जाएगा RCH2COOH, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से अगर आपको CO2 निकालने की इच्छा है तो सिर्फ हीट करने से नहीं निकलेगा, इसके लिए हम रिएक्शन कराते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, फिर हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं सोडा लाइम। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात को आप अगर जानते रहेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में समझ, ये आप जान लें, अगर आप पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी, 3 पॉइंट जान लें कि एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन इमाइन है तो एसिड को हीट करने पर CO2 निकल जाएगा, ओके। और एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो एक कार्बोक्सिलिक का हीट करने से ही CO2 निकल जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसका रिएक्शन डायरेक्ट सोडा लाइम से करा दें, तो अगर इसका रिएक्शन डायरेक्ट सोडा लाइम से करा देंगे, है ना, तो इसके दोनों CO2 बाहर निकल जाएंगे, एक तो निकलेगा ही निकलेगा, दोनों निकलेगा, क्योंकि सोडा लाइम जो होता है वो तो मैं बोला था कि किसी भी कंपाउंड में कितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर आपने उसमें सोडा लाइम भेज दिया और हीट कर दिया तो सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 बन के उड़ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल और दे दूं, पढ़ा रहा हूं तो बता ही दूं यहाँ पे एक जानकारी और, जैसे इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कई सारे हो गए और इसको सोडा लाइम से हम हीट कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक भी CO2 बन के, ये भी CO2 बन के, ये भी CO2 बन के निकल जाएगा और इस कंपाउंड से कुल 3 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। ठीक है, तो चलो आप अब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे तो फिर मेन ज्ञान हम जो हट जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं आज के एक्स्ट्रा ज्ञान में कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने से एसिड बनता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एसिड अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं। एक और बात, कीटोन के एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन और इमाइन ग्रुप होने पर एसिड का CO2 अपने आप उड़ जाता है अगर हीट करें तो, या 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से भी CO2 अपने आप उड़ जाता है। पर हाँ, जब CO2 अपने आप न उड़े कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो उड़ाने के लिए सोडा लाइम का प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 केस याद रखना, बीटा कीटो एसिड, बीटा इमाइनो एसिड एंड जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अब उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज है। अब इसको मिटा दूं मैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एसिड का ये अल्फा या बीटा कार्बन पर कीटोन है, तो अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, ये बी को हीट करेंगे हम सपोज, तो यहाँ पर ये CO2 यहाँ से उड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा एंड वी गेट PH CH2 CO CH2 PH CH2 CO CH2 PH। ओके, ये रिएक्शन, तो ये हीटिंग इफेक्ट, ये है आपका क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोलिसिस आप एस्टर और हीट करने पर बेटा बना आपका बीटा कीटो एसिड के बाद कीटोन बन गया। फिर हम इसका रिएक्शन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से करा दें तो आप जानते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ये स्ट्रक्चर होता है 3,
इसका जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो कीटोन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कहते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। बियर नहीं, बेयर, BAEYER, बियर मस्त याद रखना, नुकसानदेह है। ओके, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इसमें ये क्या करेगा, ये कार्बोनिल और अल्फा कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है और बना देता है PHCH2। ये एपिसोड 2 या 3 में मैंने बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन पढ़ाया था। PHCH2C डबल बॉन्ड O और ये CH2PH। ये एपिसोड 2 का रिवीजन था। ये क्वेश्चन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड प्लस इसमें बनेगा ये, सॉरी, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड साइड में बनेगा। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड रिएक्शन करने के बाद मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड साइड में बनेगा और ये बनेगा एस्टर। नाउ व्हाट हैपन, अब मैं चाहूँ तो इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें D और E में से एक D होगा एक E होगा, पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पर CO2 बनाता है वही वाला E है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा ये मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो NaHCO3 से रिएक्शन करने पर ये बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड प्लस अगेन उसके साथ बना देगा प्लस CO2 गैस। तो ये होगा आपका कंपाउंड F। ओके, अब इस रिएक्शन को अगर मैं चाहता तो और आपको परेशान कर सकता था या और आप इंफॉर्मेशन दे सकते थे। एक बहुत ही इंफॉर्मेशन जो बार बार मैं देता हूँ, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें डाइबेल H के साथ, डाइबेल H के साथ और -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास हम रखते हैं, है ना, फॉलोड बाय वाटर, तो हमें पता है कि ये जो एस्टर ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड और एल्कोहल में। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा एक बेंजाइल एल्कोहल प्लस ये HCH2PH। अब इसको फर्दर हम यहाँ पर बन गया बेंजाइल एल्कोहल और ये आपका बन गया 1,2,2 फिनाइल इथेनॉल। अब इनका फर्दर रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब बस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या क्या याद रखा। पहला स्टेप जो है वो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है, दूसरा स्टेप है एस्टर की हाइड्रोलिसिस है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तीसरा स्टेप है CO2 का रिमूवल जिसमें CO2 गैस बाहर निकलता है, चौथा स्टेप है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो एपिसोड नंबर हमने 2 या 3 में पढ़ा है। और इसके बाद फिर एक बात याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन कौन कंपाउंड रिएक्शन करता है, हर वो कंपाउंड जिसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 के बराबर हो या ज़्यादा हो। ये भी आपके एग्जाम में GOC में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विच कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड गिव इफर्वेसेंस ऑफ CO2, किससे CO2 गैस बाहर निकलता है। ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, मैंने GOC बहुत बढ़िया से इसमें समझाया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते, रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेज है एक GOC से। तो चलिए अब मैं बात करूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एस्टर ग्रुप है, इससे पहले के एग्जांपल में एक मॉलिक्यूल में एक एस्टर ग्रुप था, इस एग्जांपल में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एस्टर ग्रुप है, तो काम तो वैसे ही होगा। 2 एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे जिसमें एक एस्टर का अल्फा कार्बन और दूसरे एस्टर के कार्बोनिल कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। एस्टर का अल्फा से हाइड्रोजन चोरी होगा और वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा। ओके, ये 5 और 6 मेंबर की रिंग बनती है, तो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। अच्छा, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अगर रिंग 5 और 6 मेंबर की नहीं बनती है, उसके अलावा बनती है, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है और रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जिधर से प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल बने। 5 और 6 मेंबर की रिंग नहीं अगर बनने के चांसेस हैं तो वहाँ पर फिर रिंग नहीं बनती, रिंग क्या, मेजर प्रोडक्ट रिंग नहीं होता, कुछ और बन जाता। ओके, तो आप मुझे बताइए NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो इसका अल्फा इसके कार्बोनिल को जोड़ दो, न काउंटिंग कर लो, ये अगर 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो भाई 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी इसका रिएक्शन करने पर। तो 6 मेंबर की एक रिंग बना दो, नंबरिंग भी कर डालो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो 1 कार्बन पे क्या दिखेगा, एस्टर, 1 कार्बन पे एस्टर बना दो OOET, 2 कार्बन पे कुछ नहीं,
3 कार्बन पे कुछ नहीं, 4 कार्बन पे कुछ नहीं, 5 कार्बन पे कुछ नहीं, 6 कार्बन पर OET बाहर निकल जाएगा तो ये कीटोन हो जाएगा। ये हुआ साइक्लिक, ये अल्फा कार्बन एस्टर का अल्फा, ये बीटा, इसको कहेंगे साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। ये होगा आपका कंपाउंड ए। फिर हम इस ए कंपाउंड का रिएक्शन फर्दर, इस ए कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा दें तो क्या होगा, वाटर H+। ये वाटर इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर देगा एंड वी गेट बीटा कीटो एसिड। अब आपको ये याद हो जाएगा बीटा कीटो एसिड वाला कंसेप्ट, है ना, बीटा कीटो एसिड प्लस इथेनॉल। अब अगर बीटा नेक्स्ट ये बना कंपाउंड, अच्छा वाटर H+ रिएक्शन करा के साथ में हीट भी किया। ओ तो अब यहां पर देखो, इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ वाटर लिखा हो तो गाड़ी यहां पर पहुंचेगी, और हीट लिखा हो तो फिर ये हीट की वजह से CO2 बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट साइक्लोहेक्सेनोन। तो इसका जो प्रोडक्ट बी होगा ये होगा साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये रिएक्शन आपने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा है, बहुत फेमस रिएक्शन है कि कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन अगर हम ऐसे कंपाउंड से कराते हैं जो अमोनिया के डेरिवेटिव नजर आते हैं NH2R इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एंड हीट करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप और NH2 बाहर निकल जाते हैं एंड वी गेट CONR इमाइन। यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेमीन भी ले सकते हैं, हाइड्राजीन भी ले सकते, हाइड्रोक्सिलेमीन लेंगे तो ऑक्साइन बनेगा, है ना। अगर आपने यहाँ एमाइन लिया, अगर आपने अमोनिया R की जगह हाइड्रोजन लिया तो इमाइन बनेगा, R की जगह पर OH लिया तो ऑक्साइन बनेगा, R की जगह एल्काइल ग्रुप लिया तो जो सिर्फ बेस बनता है जिसका का नाम होता है N एल्काइल इमाइन, है ना। नेक्स्ट इसकी जगह हाइड्राजीन लिया तो हाइड्राजोन बनेगा, यहाँ NH2 लिया तो ये हाइड्राजोन हो जाएगा, यहाँ पर NH लिया तो फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा, सेमी कार्बाजाइड लिया तो सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ कार्बोनिल कंपाउंड 2,4-DNP लिया तो ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जिसे कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है। ये एल्डिहाइड कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, मतलब जो कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करते हैं उसमें एल्डिहाइड कीटोन के पाए जाने की संभावना जी। तो याद रखिएगा, इसके बाद अगर आपने NH2 OH के साथ रिएक्शन करा दिया H+ आयन की प्रेजेंस में और हीट की उपस्थिति में तो ये O और ये NH2 बाहर निकल जाएंगे एंड वी गेट ऑक्साइन। ये मैंने बेकमैन का एपिसोड जो पढ़ा रखा है ये हो गया ऑक्साइन। उसमें मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर इस बेकमैन ऑक्साइन का रिएक्शन करा दें लुविस एसिड या प्रोटिक एसिड के साथ PCl5 के साथ तो ये OH बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट कैप्रोलैक्टेन। इसके लिए बेकमैन रिएरेंजमेंट, ये बेकमैन रिएरेंजमेंट, ये ऑक्साइन BMR मतलब बेकमैन रिएरेंजमेंट, एपिसोड नंबर 3 या 4 होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ये बनेगा ये साइक्लिक एमाइड अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा साइक्लिक एमाइड, इसे ओमेगा कैप्रोलैक्टेन भी कहते हैं। इसको हीट करते हैं अगर हम, इफ वी हीट तो ये बॉन्ड टूट जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है नाइलॉन। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ओमेगा कैप्रोलैक्टम को अगर हम हीट करते हैं तो वी गेट, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे मैंने आपको पढ़ा रखा है NH माइनस CH2 C5 CO पॉलीमर्स, इसका नाम होता है नाइलॉन। नाइलॉन 6। तो PCl5 के बाद ये D बनेगा कैप्रोलैक्टेन, ये D होगा, ये C होगा और नाइलॉन जो होगा ये E। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नाइलॉन 6 किसका पॉलीमर है, तो ये कैप्रोलैक्टेन का पॉलीमर है। साइक्लिक एमाइड को लैक्टेन कहा जाता है
ओके अगर यहाँ एस्टर होता तो पॉलिस्टर बनता, और एमाइड है तो ये बनेगा नाइलॉन सीरीज की कंपाउंड। 6 क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक यूनिट में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 5 कार्बन CH2 और एक कार्बोनाइल कार्बन है, तो एक यूनिट में 6 कार्बन होने की वजह से हम इसको 6 लगाते हैं, नाइलॉन 6। अगर इसी प्रकार का पॉलीमर 2 यूनिट से बनता, एक एमाइन का अलग यूनिट होती, कार्बोक्सिल ग्रुप का अलग यूनिट होती, तो उससे बनता नाइलॉन 666। ओके तो ये था क्वेश्चन। इसमें हमने, अच्छा सुनो, इसमें ये जो पहला रिएक्शन है ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन ही रिएक्शन है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है। जो क्लेजन नामक साइंटिस्ट ने पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने डाई एस्टर का नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ मोनो एस्टर का बताया था। अब उन्होंने ध्यान से देखा, एक डेकमैन नामक साइंटिस्ट है, DIECK, डेकमैन साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपनी लैब में क्या किया कि एक डाई एस्टर के साथ सेम रिएक्शन किया तो साइक्लिक प्रोडक्ट बना, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इसका नाम है, 2 नाम हम अपने समझने के लिए बोल सकते हैं, अपने समझने के लिए बोल सकते हैं कि इसका नाम इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है, लेकिन रियल में इसका नाम है DIECK, डेकमैन साइक्लाइजेशन, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, या DICK, डेकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। It is a kind of intramolecular Claisen ester condensation reaction। खत्म। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस हो गए। नेक्स्ट अगला है, 2 अलग अलग एस्टर कभी प्रेजेंट हो, जैसे 2 अलग अलग एस्टर है, एक है आपका इथाइल एसीटेट और दूसरा है फिनाइल, जिसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ। ये 2 अलग अलग एस्टर मॉलिक्यूल है। अब इनके मोहल्ले में अगर हमने NaOH मिला दिया तो यहाँ पर जो एनायन बनेगा वो इसका भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है। ये थोड़ा ज़्यादा बनेगा क्योंकि इसके एनायन की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, पर बनने के चांसेस दोनों के। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, अब देखो इसका एनायन बना ये, और इसका एनायन बना बेस के साथ रिएक्शन करने पर ये। भाई बेस तो मोहल्ले में पहचानेगा तो है नहीं, ETO माइनस की कुछ ETO माइनस की मुलाकात इसके साथ हो गई और कुछ ETO माइनस की मुलाकात इसके साथ हो गई, तो ये 2 तरह के एनायन भी होंगे और 2 तरह के कंपाउंड भी यहाँ पर, जिस पर ये ETO माइनस की मुलाकात नहीं होंगी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। अब याद रखिएगा, ये एनायन इसी के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर अटैक करते, ये एनायन अगर इसी के सेम टाइप का मॉलिक्यूल जो एनायन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अगर उसके साथ इसका रिएक्शन हो जाए, ये इसके साथ, तो ये एनायन यहाँ पर अटैक करके OET को बाहर निकाल देगा। अर्थात इसका अल्फा और इसके कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एनायन, याद रखिएगा, इस मॉलिक्यूल पर अटैक कर जाए, ठीक है। तो ये एनायन यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर बनेगा दूसरा। तो जब इस पर एनायन बनेंगे तो इसके 2 बनेंगे प्रोडक्ट, एक इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक से और एक इस एनायन का इस पर अटैक से जो बचा हुआ। ऐसे इसका एनायन भी 2 मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता। जैसे A और B को मिलाएं अगर हम, तो कितने शब्द का फॉर्मेशन कर सकते हैं। A को पहले लिखें, B को बाद में, तो AB, B को पहले लिखें, A को बाद में, तो BA, और A और A को दोनों को साथ में लिखें तो AA, और B दोनों को साथ रखें तो BB, है ना। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब याद रखना कि ऐसे केसेस अगर कभी आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, वही कहानी। अब बार बार लिखने से समय बचेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप ट्राई करिएगा, आप बना लेंगे, मुझे पक्का यकीन है। पहला कॉम्बिनेशन, इस एस्टर का अल्फा इसके कार्बोनिल को जोड़ते हैं, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन ये हम इसको यहां जोड़ते हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन में ये बनेगा, यहां से स्टार्ट करें, CH3
फिर C डबल बॉन्ड O, फिर बनेगा आगे CH, फिर PH, ये कार्बन, फिर एस्टर। ओके, नेक्स्ट, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में मिले। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको बता दूं, सेकंड कॉम्बिनेशन, कि इसका अल्फा को इसके कार्बोनिल से जोड़ दो, ये हुआ एक कॉम्बिनेशन। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में इसका ये कार्बोनिल इसके अल्फा से जुड़ेगा, तो ये पहले लिखाएगा, तो आप लिखो प्लस PH CH2 COO, आगे आ जाएगा CH2 COOET, ये बन जाए जी। ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों दो अलग अलग कंपाउंड के मिलने से बने प्रोडक्ट, इसे कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा क्रॉस क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्रॉस क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन प्रोडक्ट या क्रॉस क्लेजन प्रोडक्ट। अब इसके दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिले, हम उस कॉम्बिनेशन को देखें कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। अगला केस, इसी के अल्फा कार्बन को इसी के कार्बोनिल से जोड़ दें, तो इसी के दो मॉलिक्यूल हमें लिखना पड़ेगा, ये आ जाएंगे CH3CO, ये पहला मॉलिक्यूल, OET निकालेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल का CH2COOET जोड़, ये अल्फा, ये कार्बोनिल, ये इसी के दो मॉलिक्यूल के मिलने से बना प्रोडक्ट CH3COOET CH3COOET, इसका एनायन इसी पर अटैक कर दिया CH3 से। अब याद रखना, हम इसी के दो मॉलिक्यूल से बना प्रोडक्ट लिखेंगे, तो यहाँ हो गया PH, यहाँ हो गया PH, इसका अल्फा इसके आपस में जोड़ेंगे, ये इसका अल्फा इसी के कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाए, तो ये बन जाएगा PH CH2CO, PH CH2CO। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल CH PH COOET, ये दोनों, जिसे कहेंगे सेल्फ क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोडक्ट, क्रॉस क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोडक्ट। ओके, ये बने चार, तो वैसे ही बन गए। इसमें हमेशा याद रखिएगा, मेजर जो होते हैं वो क्रॉस होते हैं। वजह क्या होती है कि मतलब इस मॉलिक्यूल का इसके साथ, इस मॉलिक्यूल का इसके साथ कोलिजन के चांसेस ज़्यादा, तो याद रखिएगा इसमें मेजर जो होता है, अगर कोई मेजर पूछे मैक्सिमम परसेंटेज, तो ऊपर वाले जो होंगे वो ज़्यादा मात्रा में होंगे और नीचे वाला जो होगा ये कम मात्रा में। अब क्रॉस रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं है। हाँ, ये क्रॉस रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इसे एक ही कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो, एक ही कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो, तो ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस रिएक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट इफ कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहाँ पर दो बनते हैं प्रोडक्ट, एक क्रॉस और एक सेल्फ। क्रॉस वाला ज़्यादा परसेंट में होता है, सेल्फ वाला कम परसेंट में होता है। ओके, अदरवाइज क्रॉस क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, लोग आपको सीट में क्वेश्चन में तो आने के चांसेस कम है, आपसे पूछ सकते हैं पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन above reaction, in above reaction फॉर्म, बस लिख लो। अब above reaction समझ जाना, जगह कम है। अब इसमें बोला टोटल प्रोडक्ट, तो किसी कंपाउंड में अगर उसके आइसोमर्स बनते, जैसे एक कंपाउंड का एक R आइसोमर, एक S आइसोमर, या एक कंपाउंड के एक सिस है, एक ट्रांस है, तो उनको हम अलग प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें जहाँ जहाँ काइडल कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये काइडल कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक काइडल कार्बन प्रेजेंट है, तो जहाँ काइडल कार्बन प्रेजेंट है वहाँ R और S दो बनने के चांसेस हैं, तो इसके दो आइसोमर काउंट होंगे। इसका एक आइसोमर काउंट होगा, इसका एक आइसोमर काउंट होगा, इसके दो आइसोमर्स काउंट होंगे, तो टोटल प्रोडक्ट बन जाएंगे 6। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू 6। अगर कोई पूछे आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विदाउट स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड कर दो, तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3। R और S एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर से। कोई आपसे पूछे B,
सी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म, क्रॉस मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के मिलने से, तो दो ये होगा एक ये होगा, 3। नेक्स्ट डी टोटल नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स, तो 2। अच्छा, इसमें सबसे अधिक परसेंटेज ये एनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो ज़्यादातर इसका एनायन ज़्यादा होगा। इसका एनायन जब इस पर अटैक करेगा और इसका एनायन जब इसी पर अटैक करेगा तो उसकी परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसका एनायन इस पर अटैक करेगा तो ये वाला थोड़ा इसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा फर्स्ट वाले की। ओके, ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर हम इसका रेशियो बोलें, ये P% ये Q%, तो P और Q जो, और ये R%, ये S%, तो P और Q हमेशा ज़्यादा होंगे इन कंपेयर टू R और S से। पहला है P%, दूसरा है Q%, तीसरा है R%, चौथा है S%, तो सबसे अधिक होगा P, उसके बाद आप Q, और उसके बाद R और S में याद रखना जिसमें इसका एनायन होता है, उसके बाद R देन S। पर इनकी परसेंटेज लगभग सेम होते, ऑलमोस्ट लगभग सेम होते, इसलिए इसमें मेजर दोनों बनेंगे। ओके, एक ही आंसर कभी चुनना हो फ्यूचर में तब आंसर P चुनना, जहां पर दूसरा ऑप्शन हो ही ना। अगला बात करें, नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर, ये प्रीवियस लेक्चर पर क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है। और जी, एक क्वेश्चन है टॉपर्स चॉइस, तो टॉपर्स चॉइस वाला जो क्वेश्चन है ये आप नेक्स्ट, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा। और ये जो टॉपर्स चॉइस एक बार आप इसे करके आए, और इसके बाद इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर है ये इथाइन, दिस इज इथाइन, C2H2 मतलब इथाइन होता है, हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं इथाइन। इथाइन का 1% HgSO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो आपको यह बताया गया यहाँ पर बेटा, एक याद रखना, एक इंफॉर्मेशन याद रखना कि अगर इसका 1% HgSO4 से रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है कुचेरो रिएक्शन, KUCHEROS, कुचेरोज रिएक्शन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तो वाटर कैसे जुड़ता है, एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पे H जुड़ जाता है, और फिर वो टाइटोमेराइज करके, ठीक है, टाइटोमेरिज्म के माध्यम से ये बदल जाता है कार्बोनाइल। यहाँ पर ये जो HgSO4 ने ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसमें जो 1% HgSO4 मतलब ये HgSO4 और H2SO4 कम है, सबसे अधिक मात्रा में ये पानी है, तो ये HgSO4 H2SO4 कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, जुड़ रहा है पानी यहाँ पे। रिएक्शन का नाम कुचेरो रिएक्शन, इसे याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे नीट हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका अगर इसमें हुआ क्या, जिस कार्बन पर OH आता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल कार्बन में। यहाँ हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो कीटोन बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा बेटा ये एसिटल्डिहाइड। मान लो OH यहाँ जुड़ा, H यहाँ, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का वही है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा एसिटिक एसिड। और इसे यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर CF3COOH पर एसिटिक एसिड, वन करेक्शन आप लिखिए CF3, आपको जो PDF मिलेगा होगा उसमें ये करेक्टेड फॉर्म में ही मिला होगा, लेकिन ये बाई चांस कंप्यूटर महाशय की वजह से एक मिस्टेक यहाँ पर ये आप नोट कर लेना। हाँ, पर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर बन जाएगा 2 एसिड, एक बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा बनेगा एक पर एसिटिक एसिड। इसमें बोल रहा है कि B वाला वो कंपाउंड है जो कम एसिडिक है और C वाला वो कंपाउंड है जो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि 3 फ्लोरीन यहाँ पर -I का काम करके इसके एसिडिक नेचर को बहुत बढ़ा देते हैं। तो याद रखना, ये हो गया C और ये हो गया B। फिर बोला है कि B का रिएक्शन, ठीक है, B का रिएक्शन, B मतलब एसिटिक एसिड का रिएक्शन अभी इथेनॉल से कराते हैं।
तो अभी भी मैंने एक जानकारी आपको दी थी, उस जानकारी का प्रयोग करें आप और बताएं कि अगर हम इसका रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं H+ आयन की उपस्थिति में तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का, ये इथाइल एसीटेट। तो जो डी कंपाउंड होगा CH3COOOET, ये इथाइल एसीटेट, ये डी कंपाउंड। पहला क्वेश्चन, ये इथाइल एसीटेट, ये डी कंपाउंड। अब इस डी कंपाउंड का NaOET इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे, ये NaOET इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो जो ई कंपाउंड होगा वो होगा CH3C, आप पीछे देख लें क्वेश्चन नंबर 1, CH2COOET। फिर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, एसिड बनेगा, और फिर हीट करेंगे तो ये बन जाएगा एसीटोन। ये रही बात। अब हम आपको बात करें, बहुत अच्छी बात, एसीटोन का रिएक्शन। एक बात याद रखना, यहाँ इंफॉर्मेशन, इसका मैकेनिज्म नहीं याद रखना। एक मैकेनिज्म तो आपको पता है कि एसीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा के करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जी कंपाउंड बनता है, ये CH3CH3C डबल बॉन्ड O, और इस रिएक्शन का नाम है, याद रखना बच्चा, इसको कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। ध्यान दो, यही वो मेसिटिल ऑक्साइड है जो जेईई मेंस 2021 16 मार्च या 17 मार्च, 16 या 17 मार्च के शिफ्ट 1 में और 17 मार्च के भी शिफ्ट 1 में ये पूछा, शिफ्ट 1 या 2 में, 16-17 मार्च के शिफ्ट 1-2 में इसका IUPAC नेम पूछा था, और एक में इसमें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पूछा था, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। इसी के बारे में मेसिटिल ऑक्साइड में इसी बार जेईई मेंस का जो पेपर था 17 मार्च 2021 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, एक दिन 16 को पूछा था इसका IUPAC नेम, और एक दिन पूछा था इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इंटीजर टाइप के सवाल में पूछा था। एक बात याद रखना कि अगर हम HCl के साथ, एक नई जानकारी आपको बता दो जो बच्चों को नहीं होती है, ये एसीटोन का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो ये बनता है फोरोन। ये बच्चों को याद नहीं रहता इस बात को, याद, इसमें इस साइड से भी एक एसीटोन और जुड़ जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन हट जाता है और एसीटोन का ऑक्सीजन ये जुड़ जाता है, ये इसका फर्दर रिएक्शन हो जाता है। HCl हीट की प्रेजेंस में इस पर फर्दर रिएक्शन हो जाता है और इधर से भी एसीटोन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और ये बन जाता है, इसका नाम है फोरोन। तो फोरोन का भी IUPAC नेम और सिग्मा बॉन्ड पूछा जा सकता है। एक और बात रखना, इसी एसीटोन का रिएक्शन अगर हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो बन जाता है बेंजीन 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन या 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जिसका नाम होता है मेसिटाइलिन। IIT-JEE 2018 के एडवांस के पेपर में पूछा है कि एसीटोन का कॉन्सनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, तो ये बनता है मेसिटाइलिन। अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ये फोरोन, और अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं बेसिक मीडियम में तो बनता है मेसिटिल ऑक्साइड। ओके, ये बना मेसिटाइलिन। नेक्स्ट ये है टॉपर चॉइस का क्वेश्चन, इसे आपको करना है। लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कैनिज़ारो रिएक्शन में, टॉपर चॉइस का क्वेश्चन मैंने बोला था, वो 2 क्वेश्चन आपको करना था, वो मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में था ये क्वेश्चन, कन्वर्ट इसको इसमें कन्वर्ट करना था। एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किए बगैर एक दूसरे एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है इस प्रकार से।
आपने मेहनत किया होगा और मैंने बोला था आपके पास फ्रीडम है, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 या 5, मिनिमम 5 स्टेप से कम स्टेप में करना है, मतलब मैक्सिमम आपके पास 5 स्टेप। तो आपको मैं बताऊं मेरा एक मेथड वो कैसे कर सकते हैं। सीधा सीधा आप इसका रिएक्शन करा दो, याद करो पिछला रिएक्शन NaOH के साथ करा दो, कॉन्सनट्रेट NaOH, जिसे कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में एक एसिड, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ऑक्सीडाइज और दूसरा हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, फिर वापस हमने इसमें H+ मिला दिया। हमने बता दिया इस कंपाउंड ये बन गया, H+ मिला दिया। सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने ये बना लिया, दूसरे स्टेप में आपने ये बना लिया, फिर तीसरे स्टेप में हीट। अब याद रखिए एस्टर और अल्कोहल को अगर हम हीट करते हैं कभी H+ आयन की उपस्थिति में, एसिड ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो अगर हम हीट करेंगे तो एसिड का OH और अल्कोहल का OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता। आपने अभी भी पढ़ा था एसिड अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं, तो ये बना देंगे एस्टर, साइक्लिक एस्टर। और फिर इस साइक्लिक एस्टर को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एस्टर को इसमें कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन करा दो डाइबेल H-70 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, वाटर की उपस्थिति में। ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये हो जाएगा रिड्यूस। यहाँ पर H और यहाँ OH आ जाएंगे, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सील्डिहाइड। ये बन गया। कितने स्टेप यूज किया देख लो, मैंने जो बोला था उससे ज़्यादा स्टेप तो नहीं हो गया, पता चला मैंने बोल दिया हो और आप जो परेशान हो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 कैनिज़ारो रिएक्शन NaOH से, स्टेप 2 H+ आयन, स्टेप 3 हीट, स्टेप 4 डाइबेल H-70 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने स्नैप ले लिया था, उस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करा दूं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 ये था, क्वेश्चन नंबर 10, 11 नंबर क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन आखिरी, इसका ओजोन H2O जिंक ओजोन H2O जिंक से रिएक्शन करा दें और फिर उसके बाद NaOH और H2O2 से करा दें। हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें पहला रिएक्शन है, मैंने फोटो खींच लिया था, रैंकर्स फ्लाई, रैंकर्स क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन है, ओजोन H2O जिंक, देन आफ्टर NaOH एंड H2O2, NaOH एंड H2O से रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे आप इसका रिएक्शन पहले स्टेप में कराएंगे तो इसे कहते हैं ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस में बनेगा बेटा ये एल्डिहाइड। ये बॉन्ड तोड़ दो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये CHO ग्रुप लग गया, प्लस बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, फिर ये याद रखना, ये एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के बीच हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर हमने इसका रिएक्शन कराया NaOH और NaOH से करा के इसको हीट कर दिया, H2O तो होता ही है, साथ में हीट कर दिया, या हीट नहीं किया, हीट नहीं दिया शायद, हाँ, NaOH से रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट NaOH के साथ H2O की उपस्थिति में, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन होगा।
क्योंकि हीट नहीं दिया है, जिसमें इसका अल्फा कार्बन और इसके कार्बोनिल कार्बन जुड़ जाएंगे, ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा और ये कार्बन इससे अटैक करके जुड़ जाएगा एंड वी गेट, हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH3 आगे CH2 OH और ये बन जाएगा COH। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है। फर्दर अब फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा O, फिर से ये बना A, दिस इज A। अब A का रिएक्शन हमें फिर से फॉर्मल्डिहाइड से कराना है। अब ये देखो, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, सामने NaOH है। रिएक्शन का नाम बताओ, ये होगा कैनिजारो रिएक्शन। पहला रिएक्शन ओजोनोलिसिस, दूसरा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, तीसरा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में बन जाएगा ये आइसोप्रोपाइल, ये भाई कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन में एक रिड्यूस होगा एक ऑक्सीडाइज होगा। अब रिड्यूस कौन होता है, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिस पर OH माइनस पहली बार अटैक करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जिसका हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर सेकेंड स्टेप में दूसरे मॉलिक्यूल पर जाता है वो रिड्यूस होगा। या यूँ समझो कि फॉर्मल्डिहाइड अगर होता है तो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है और बाकी एल्डिहाइड हमेशा क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो ये बन जाएगा CH2OH और नीचे CH2OH प्लस सोडियम फॉर्मेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये होगा कंपाउंड आपका इसमें B। अच्छा, B कौन सा कंपाउंड होगा ये हमको बताना। B इन दोनों में से एक वो होगा जिसके साथ कीटोन रिएक्शन करता है। तो याद रखना, सॉल्ट जो होता है कीटोन्स रिएक्शन नहीं करता, अगर इसका कीटोन्स रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अब कीटोन का रिएक्शन इसके साथ होता है, तो कीटोन का रिएक्शन आपने पता है कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप कीटोन के साथ कराते हैं, ये किसी कीटोन में 2 OH ग्रुप है तो वो इस पर अटैक करता है, पहले एक OH यहाँ अटैक करता है, फिर दूसरा OH अटैक करता है, यहाँ से O और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है एंड वी गेट दिस। इसका मैकेनिज्म ये आपने एसिटल फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, एसिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हो, अगर उसका रिएक्शन हम कार्बोनाइल का से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड हीट करते हैं, तो याद रखना एक OH और दोनों OH का H और ये O बाहर निकल जाता है एंड वी गेट साइक्लिक ईथर, जिसको हम कहते हैं एसिटल। अगर ये एल्डिहाइड है तो एसिटल और अगर ये एल्डिहाइड नहीं है तो कीटन। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो यही होगा कि जब आप इसका रिएक्शन इस कीटोन से कराओगे और ये कीटोन है ब्यूटेन 2O, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एंड हीट। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट दिस। नेक्स्ट, ये है कंपाउंड आपका A, दिस इज कंपाउंड A, ठीक है, और दिस इज कंपाउंड B और कंपाउंड B का रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं एंड दिस इज कंपाउंड C। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड C इज, इसमें C का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक साइकिल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, D=2 होता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड, रिंग 1 है पाई बॉन्ड 0 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 आएगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शुड बी 1। ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका C जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, आंसर शुड बी 1। ये रैंकस फ्लाई क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान था, इससे पहले वाला थोड़ा कठिन था। और एक क्वेश्चन जो आपको करना है वो ये करना है, ये टॉपर्स चॉइस क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बताऊं, हिंट दूं, पिछले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके हैं, जैसे ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपने पढ़ा है,
पिछले कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं उनको जोड़ते हुए कुछ रिएक्शंस, कुछ एपिसोड हैं उनको मिला के ये आपके क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे करें। ये क्वेश्चन हेल्प करेगा एडवांस में, ये क्वेश्चन हेल्प करेगा एडवांस में, ये मेंस में भी करेगा। कैसे करेगा कि ये अब इसमें 8 रिएक्शन है, इसके 8 रिएक्शन है, ये 9वां रिएक्शन है। ये 9 रिएक्शन हम एक ही बार में पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि कोई एक रिएक्शन बीच में मेंस में आ जाए, 2 रिएक्शन मेंस में आ जाए, तो ये मेंस में भी मदद करेगा और एडवांस में तो मदद करेगा ही करेगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, ओके। अगला लेक्चर थोड़ा छोटा रखेंगे। टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली। पर याद रखना क्लैज एंड एस्टर कन्वर्सेशन के साथ हमने पीछे के कई पार्ट को रिवाइज कर लिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली।